नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंदी गुरुकुल चैनल पर। और आज हम लोग फिर जो है एक नई सीरीज़ के साथ उपस्थित हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। चलिए आज का सवाल देखते हैं। पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कह रहा है को कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो बताइए किस में हुआ है भाई। एकदम सिंपल सा सवाल है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें मैं सर्वनाम का प्रयोग है पुरुषवाचक का, उत्तम पुरुष का। चलिए अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा रहती है। कौन सी संज्ञा है जो सदैव एक वचन में रहती है। चलिए देखा जाए कौन सी संज्ञा एक वचन में रहती है। तो जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वह सदा किस में रहती हैं, एक वचन में रहती हैं। तो संज्ञाएं कितनी होती हैं, तो संज्ञाओं के कुल 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगला देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं हो सकता है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या कारक से। देखिए हिंदी में भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है कुल 5 प्रकार से होता है। संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, क्रिया से होता है, विशेषण से होता है और अव्यय से होता है। लेकिन इसका निर्माण जो है वो कारक से नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है कि लकड़ी शब्द में संज्ञा बतानी है आपको। आपको बतानी है कि लकड़ी में किस तरह की संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है या इसमें से कोई संज्ञा नहीं है। तो देखिए अगर कोई वस्तु है, अगर उसका कुछ नाम है तो स्वाभाविक है कि वो संज्ञा होगी। तो लकड़ी जो संज्ञा होगी वो क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी और द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। आप लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। चलिए अगला सवाल देखें क्या कह रहा है। चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है। चौगुना शब्द में विशेषण पूछा है। देखिए विशेषण होता क्या है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। और हिंदी में कुल 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है और सर्वनामिक विशेषण होता है। तो चौगुना पूछा है, तो चौगुना किस तरह का विशेषण है, तो चौगुना जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 तरह का होता है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। चलिए अगला सवाल। अगला कह रहा है कि जिन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते उनको हम लोग क्या कहते हैं। कह रहा है कि जिन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते उनको क्या कहते हैं। तो देखिए तत्सम के लिखित स्रोत हैं, तद्भव के भी हैं और अर्ध तत्सम के भी हैं, लेकिन देशज के कोई भी लिखित स्रोत हमें नहीं मिलते हैं। देशज शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो है जो हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, गढ़ते हैं या सुविधा के अनुसार जो है हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, उस तरह के शब्दों को देशज कहा जाता है। तो इनका कोई भी लिखित स्रोत हमें ज्ञात नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है चले आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। गर्म से गर्मी, घबराना से घबराहट, लकड़ा लड़का से लड़कपन या दूरी से दूरी। तो देखिए अब पकड़ना है कि आपको जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, लड़का है। तो लड़का से जो लड़कपन बना हुआ है यह जातिवाचक से भाववाचक बना हुआ है। ठीक चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आपको बताना है कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। देखिए संयुक्त क्रिया के कुल कितने प्रकार होते हैं, 11 प्रकार होते हैं। आरंभ बोधक का मतलब होता है कि ऐसी संयुक्त क्रिया जिससे किसी भी क्रिया के शुरू होने का बोध होता हो। तो अब बताइए कौन सा हो जाएगा। जैसे वह रोने लगा, रोने लगा मतलब क्रिया क्या होनी, रोने की क्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई। तो इसको कहते हैं आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। चलिए अब सवाल है 9वां। कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या बतानी है आपको। आपको ये बताना है कि इसमें कुल कितने सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं, 1, 2,
3 या 4? कितने सर्वनाम प्रयोग हुए? सोचिए, बताइए कितने सर्वनाम हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं या 1 है? तो देखिए, एक तो सर्वनाम तुम्हारा हो गया, एक तो मैं हो गया और एक तो कौन हो गया। तो कितने हो जाएंगे? 3 हो गए। राइट आंसर 3 हो गया। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 10वां। क्या कह रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? अर्थात ऐसी क्रियाएं जो सीधे किसको प्रभावित करती हैं? कर्ता को करती हैं। मतलब क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता हो तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उनको अकर्मक कहा जाता है। अकर्मक का मतलब जिन क्रियाओं में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? हाव की ध्वनि के लिए करते हैं, नाक से उच्चारण के लिए करते हैं, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए करते हैं, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग के लिए करते हैं। तो आपको ये बताना है कि किसी भी वर्ण में हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए हलंत का प्रयोग किया जाता है उस वर्ण को स्वर रहित करने के लिए। क्या करने के लिए? स्वर रहित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। तो नदी शब्द स्त्रीलिंग है, आपको नदी का पुल्लिंग बताना है। नद होता है, सागर होता है, समुद्र होता है या न होता है। तो देखिए नदी जो है स्त्रीलिंग है और इसका जो पुल्लिंग होता है वो होता है नद होता है। क्या होता है? नद होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में आपको समास बताना है। द्वंद्व समास, ये समाज हो गया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं? तो हाथों हाथ का मतलब होता है हाथ ही हाथ में, अर्थात अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो 13 का कौन सा सही हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि जलज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना है जलज का अर्थ। तो जलज का अर्थ होता है जिसकी उत्पत्ति किस में हो जाए? जल में हो जाती है, उसको जलज कहते हैं। अर्थात राइट आंसर कौन हो जाएगा? पहला वाला। अर्थात जल में जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। ठीक, चलिए अब 15 सवाल बताइए। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम का क्या करिए? चयन करिए। तो देखिए पहला एला, गुलाब, बादल और घर। तो इसमें तत्सम जो है वो क्या है? वो तत्सम है एला। कौन सा तत्सम है? एला तत्सम है। कौन सा तत्सम है? तो एला जो है वो क्या है? वो तत्सम है। अब एला तत्सम क्यों है? अब इसको आप समझिए। देखिए एला तत्सम कैसे है तो आप इसको समझिए। एला जो तत्शब्द है वो इलायची का तत्सम रूप है। गुलाब तद्भव है, बादल तद्भव है और घर तद्भव है। गुलाब का जो तत्सम होता है वो पाटलम होता है। क्या होता है? देखिए गुलाब का जो तत्सम होता है वो होता है पाटलम। ये गुलाब का होता है, पाटलम होता है। बादल का क्या होता है? तो बादल का होता है वारिद। क्या होता है? वारिद होता है। और घर का गृह होता है। मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एला जो है वो इलायची का तत्सम है, गुलाब का पाटलम, बादल का वारिद और घर का गृह होता है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। तो मोर का पर्यायवाची पूछा है। तो मोर का पर्यायवाची क्या होता है? मोर का पर्यायवाची होता है सिखी होता है। क्या होता है? तो मोर का पर्यायवाची सिखी होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग किंकर होगा, पर्वत होगा, अस्तर होगा या तरी होगा। तो नग का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए नग का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पर्वत। ये नग का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखा जाए। चलिए सवाल नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन करना है। अतुल का मतलब होता है अ का मतलब नहीं, तुल का मतलब तुलना। तो जिसकी तुलना नहीं की जा सके अर्थात अद्वितीय होगा। आंसर क्या हो जाएगा? अद्वितीय। ऑप्शन इज
सी आपका जो है उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही शब्द का चयन करें। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का मतलब बड़ा और कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 20 पर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? कृपण का विपरीतार्थक का मतलब विलोम पूछता है। तो कृपण का विलोम जो होता है वो होता है दाता। क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा। तो कृपण का विलोम क्या बनेगा? दाता बनेगा। चलिए अगला सवाल देख जाए। कह रहा है कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन सा है? अर्थात इन वाक्यों में से आपको उस वाक्य का चयन करना है जिसमें सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण हो। सर्वनाम भी हो और सर्वनामिक विशेषण भी हो। सर्वनाम का भी प्रयोग हो और सर्वनामिक विशेषण का भी प्रयोग हो। यह पुस्तक मेरी है, वह तुम्हारी। घर के पास रहने वाला लड़का मेरा दोस्त है, जो पहले आएगा सो पाएगा। आधा गिलास पानी जो रखा है वह तुम पी लो। बताइए कौन सा होगा 21 का उत्तर? उत्तर देखा जाए तो इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ये सर्वनाम भी है, सर्वनामिक विशेषण भी है। चलिए अब देखिए 22 नंबर। नीलकंठ शब्द क्या है? नीलकंठ शब्द रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, ये इनमें से कोई नहीं है। देखिए नीलकंठ चूंकि विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, किसके रूप में प्रयोग होता है? तो ये शिव के लिए प्रयोग होता है, इसलिए यह शब्द क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 23। कह रहा है दहीबाड़ा में समास बताना है। दहीबाड़ा में समास बताना है। देखिए दहीबाड़ा जो शब्द होता है, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो हम कहते हैं कि दही में डूबा हुआ बाड़ा। जिसका विग्रह बनेगा वो क्या बनता है? दही में डूबा हुआ बाड़ा। तो दही में डूबा हुआ बाड़ा में का प्रयोग होता है। सवाल हो जाएगा तत्पुरुष समास का। और तत्पुरुष समास में भी अधिकरण तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 24। कह रहा है घड़ों पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घड़ों पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ पड़ना या हार मान लेना। तो इसका अर्थ होता है लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25 पर। क्या कह रहा है? उत्थान का विलोम बताना है। तो उत्थान का विलोम उन्नयन, पतन, उत्कर्ष या अवनत होता है। तो उत्थान का विलोम जो होता है वो क्या हो जाएगा? पतन हो जाता है। क्या होगा? पतन होगा। तो 25 का जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भक्तों की सेना जा रही है, भक्तों की मंडली जा रही है, भक्तों की टुकड़ी जा रही है या भक्तों की भीड़ जा रही है। आपको बताना इसमें से वाक्य शुद्ध कौन सा होगा। तो देखिए भक्त के साथ हमेशा मंडली शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मंडली का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। भक्तों की क्या जा रही है? मंडली जा रही है। क्या जा रही है भाई? मंडली जा रही है। चलिए अगला सवाल। शुद्ध करना है 27 को भी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा कि वेदों के कितने अंग माने जाते हैं? 6 अंग माने जाते हैं। तो राइट आंसर कौन जाएगा? पहला वाला। चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? मतलब 4 आपको नाम लिखे हैं और बताना है कि कौन सी संज्ञा जो है इसमें से वो भावाचक के अंतर्गत आएगी। मोहन, नदी, हरियाली और अयोध्या। देखिए मोहन एक व्यक्ति का नाम है, नदी जाति का नाम है, अयोध्या एक जगह का नाम है। तो हरियाली जो है वो हरा शब्द से बना है। तो ये किस में चली जाएगी? भावाचक में, जो कि विशेषण से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? विशेषण से। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 29। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी है? बताइए। ड ढ ड ड, क ख ग घ, च छ ज झ, त थ द ध। आपको बताना है कि कोमल ध्वनि कौन सी है। तो इसमें से कोमल ध्वनियां कौन सी हैं देखा जाए। चलिए तो कोमल ध्वनियां हैं क ख ग घ। इनको क्या कहा जाता है? कोमल ध्वनि कहा जाता है। और आज के सेशन का अंतिम सवाल। प्रविशेषण बताते हैं। क्या बताते हैं या कहते किसको है? प्रविशेषण। क्योंकि प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा जाता है। इसका मतलब जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रविशेषण। अर्थात
विशेषणों की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। तो ये हम लोग का आज अंतिम सवाल रहा और इसी के साथ जो है ये सेशन हम लोग का खत्म होता है। और आप सबको जो है वो शुभ रात्रि। और आप इसी तरह जो है मेहनत करते रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।